बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। शहर का मौसम है खुशगवार, मानसून बारिशों की प्रेडिक्शन की गई। कल हमने देखा वक्फे वक्फे से शहर में सारा दिन बारिश हुई और आज भी सुबह का आगाज़ जब हुआ तो शहर पर बादल ही बादल थे और मौसम भी खुशगवार था। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी शहर के हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ बारिश के बाद के असरात की भी जिक्र कर लेते हैं जी। मानसून बारिशों का आगाज़ होते ही जो इंतजामात थे उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। कल एमडी वासा हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से दावा ये किया गया कि शहर में वाटर पाउंडिंग कहीं नहीं है। वो दावा किस हद तक सच्चा था? कल हमारे रिपोर्टर्स मुतहर्रिक रहे, फील्ड में रहे और मुख्तलिफ इलाकों के उन्होंने विजिट किए। क्या मनाजिर थे आप भी देख लीजिए। दावों के बरक्स शहर के मनाजिर ये थे। आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है? चलते हैं कोमल की तरफ। कोमल बताइए, मौसम खुशगवार है, हवाएं चल रही हैं और आप कहां पर मौजूद हैं? क्या मनाजिर हैं इस वक्त बाहर? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मैं इस वक्त PHA में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहर लाहौर का मौसम जैसे कि कल था, आज भी सुबह से ही काले बादल जो है वो आसमान पर छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना और खुशगवार है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की गई है, जबकि इस वक्त भी बाहर जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और लाहौर के मुतादिद इलाकों में भी इस वक्त बूंदाबांदी जारी है। और इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% और हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और हवा जिस रफ्तार से चल रही है इसका अंदाज़ा तो आपको हो ही रहा होगा। इस वक्त जो है हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है। शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और सुबह की सैर के लिए पार्कों में आए हुए हैं। और क्योंकि जो सुबह की सैर है वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मौसम जब खुशगवार हो तो सुबह की सैर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और इसी तरह बात की जाए शहरियों के हवाले से तो शहरियों का ये कहना था कि पिछले दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन अब जो है मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, तो इसलिए एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं और ख्वाबों के शौकीन भी हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के खाने खाकर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों से मज़े जो है उसका दोबाला कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से भी यही कहा गया है कि बूंदाबांदी का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, जबकि माहिरीन की जानिब से मानसून की बारिशों के हवाले से ये कहा गया है कि जुलाई का अख्ताम जो है वह मानसून की अच्छी और तेज़ बारिशों के साथ होगा, जबकि अगस्त का आगाज़ भी जो है वो इसी तरह मानसून की बूंदाबांदी के साथ होगा और अगस्त के दरमियान तक जो है वो मानसून का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, जिसके बाद मौसम इसी तरह खुशगवार और सुहाना रहेगा। शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय कर सकेंगे, जो कि गर्मी से निढाल थे, अभी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। yes, exactly। कम अज़ कम ये तो फ़र्क पड़ा है कि जी मानसून बारिशों से जहाँ पर हमें बाद में हब्स की शिद्दत में इजाफा होता है वहाँ पर फिलहाल मौसम खुशगवार होने से गर्मी से जो है वो निजात मिली है। थैंक यू सो मच कोमल। इस वक्त कोमल मौजूद थी जिलानी पार्क में, जहाँ पर हम देख रहे हैं जी हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की बारिश भी अब से कुछ देर पहले हुई। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। कल खैर हमने देखा शहर में जहाँ पर वाटर पाउंडिंग हुई और वहाँ पर कुछ मवेशी मंडियों के इंतजामात भी जो थे वो भी खासे शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनते रहे। आगे चल के प्रोग्राम में ये तमाम सूरत हाल डिस्कस करेंगे। कोविड की मौजूदा सूरत हाल फिलहाल आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर है जी मानसून का आगाज़, पहली बारिश से ही निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सेफ सिटी 30% कैमरे खराब हो गए, 21 मुकदमात में रिकॉर्ड पेश। तालीमी इदारों को गलत बिलिंग, लेस्को को 1 करोड़ का झटका। और इसके बाद मेगा मंसूबे गैर मुल्की कर्जे से मुकम्मल होंगे। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। हम अपनी टॉप स्टोरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मौसम एंजॉय किया कल और आज आपने? एंजॉय तो नहीं किया, लेकिन गर्मी की शिद्दत काम ही किया ऑब्वियसली। और गर्मी की शिद्दत और बार बार जो लोड शेडिंग का अजाब 10 साल बाद इस तरह फील हुआ है कि दुनिया आगे जा रही है और हमको रिवर्स गियर लग चुका है। हर 10 मिनट के बाद बिजली की ट्रिपिंग जो है वो
रातों को सोना जो है वो मुहाल हुआ है। और इसमें हम जाहिर है वजीर तवानाई का, हमारी हेडलाइन के मुताबिक, पहली खबर के मुताबिक, पहली बारिश ने ही निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त है। एग्जैक्टली पहली बारिश, और ये वो बारिश नहीं थी जिस तरह से कुछ तेज बारिश हो और इसका स्पेल लंबा हो, मुसलसल बारिश भी नहीं थी, वक्फे एग्जैक्टली इसका वो स्कोप भी नहीं था जिस तरह से तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, और जो वाटर पॉन्डिंग के लिए जो मुश्किलात का सामना भी हो वर्कर्स को, ऐसी बारिश भी नहीं थी। उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में पानी देखा गया, बिजली की ट्रिपिंग, जो वो तो आपको पता है कि हमारा कौमी अलमिया है कि जब भी तेज़ हवाएं या मौसम खुशगवार होता है तो हमें बिजली जो है वो बिजली से हाथ धोने पड़ते हैं, और बिजली जो वो ये तो एक रिवायत है ना, एग्जैक्टली ये हमारी रवायत बन चुकी है। सड़कों पर देखने का लंबी कतारें लगी रही हैं। एग्जैक्टली बारिश की वजह से इनफैक्ट ये जो मरकजी कॉरिडोर्स हैं शहर के, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं, उनमें अगर कहीं पे ओवरहेड ब्रिज है या अंडर पासिस हैं या ओवरहेड जो वॉकवेज है, तो उसमें जब भी बारिश होती है तो ज़्यादातर जो मोटर बाइक्स वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं ताकि बारिश थमे और फिर वो आगे जा सके। तो इसकी वजह से भी मुश्किल होती है। और उसके बाद फिर प्लान कोई नहीं है, मानसून कोई पहली मरतबा नहीं आ रहा। अब मानसून तो ज़ाहिर है हर दफ़ा हम देखते हैं कि बड़ी तैयारियां डीसिल्टिंग की जाती है और मुख्तलिफ ये मई से शुरू करना पड़ता है ये सारा काम। और उसके बावजूद ये पहली बारिश थी, और पहली बारिश भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ और कोई लंबे स्पेल की बारिश नहीं थी, जिसकी वजह से आप देख लें एक तरफ दावे वादे और पता नहीं क्या क्या कि वासा दुनिया का बेहतरीन इदारा बन गया है। शहर में आपकी टीम मुतहर्रिक है, आपने कैंप लगाए हैं, एमडी साहब खुद भी फील्ड में मौजूद रहे, इसके बावजूद क्या चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लिए वाटर पाउंडिंग कंट्रोल करना, अच्छा नॉर्मली होता क्या है कि आपके जितने एरियाज जो कि लाइमलाइट में हैं, जो कि हाईलाइट होते हैं, बार बार आप लक्ष्मी का जिक्र कर लें, आप शहर में इसके साथ साथ गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द जितना इलाका है उसका जिक्र कर लें, वहां पर आपकी प्रायोरिटी होती है, आप वहां से नकासी आप यकीनी बना के शहर के दीगर इलाकों की तरफ जाते नहीं, और मिसालें हम उन इलाकों की दे देते हैं कि जी यहाँ पर हमने टाइम में जो है वो यकीनी बना दिया। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, हमेशा वासा का ये मौक़िफ़ होता है कि जी कज़ाफ़ी उनके अंडर नहीं आता, वॉल्टन उनके अंडर नहीं आता, अब क्या ये शहर का हिस्सा नहीं है, यहाँ से लोगों ने नहीं गुजरना? अन्ना यूसुफ, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि हमने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं शहर में सीवरेज के हवाले से, जो जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। वो ज़ेरे ज़मीन जो बोरिंग एक टनल प्रोजेक्ट है, हाजी कैंप ड्रेन जिसने 2018 में मुकम्मल होना था और उसके तमाम तर फंड्स जो हैं वो रोक लिए गए उस वक्त। 2018 और 2021 से अब 3 साल बाद हम वो कहते हैं कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर 2017-18 में थे। आज भी सूरत हाल वैसी ही है, इसलिए वैसी है कि आपने हौसला नहीं किया और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो आपने मुकम्मल नहीं किए, और जब तक आप वासा के प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करेंगे तो तब तक तो सूरत हाल ये ठीक हो नहीं सकती, आप ख्वाह कुछ भी कर लें। आपने सुना होगा कि अक्सर खबरों में कि फला जगह पर वाटर टैंक कब बनेंगे, फला बनेंगे, उसमें आप देख लें कि 12 मकामात, देखिए 12 मकामात पर आपने प्लान कर रखा है, कहाँ शुरू किए हैं आपने? अब देखिए ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 3-3, 4-4 माह में ये बन जाने चाहिए थे, और इसके लिए भी आपको अच्छा जी, दावों के बरक्स मैं आयशा को कहूंगी कि कुछ इलाके हमने निकाले हैं जहां पर कल दावे ये किए गए थे कि जीरो जो है वो इस वक्त शहर में वाटर पाउंडिंग की जो है सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम फुल स्क्रीन में आपको दिखाएं तो ये टाउनशिप का इलाका है, गाजियाबाद का इलाका है, मुख्तलिफ शहर के इलाके हैं, ताजपुरा स्कीम का इलाका। अभी वो बारिश नहीं है, वो स्पेल्स आने हैं अभी, हम कमिंग डेज में आप देखेंगे कि वो बारिश आएंगे, जो 3-3, 4-4 घंटे के जो तेज बारिश के स्पेल होते हैं वो भी आने हैं। ये तो नॉर्मलसी थी, और बिल्कुल इसको बूंदाबांदी कहें आप, इसको मूसलाधार बारिश नहीं कह सकते। ये तो इस तरह की बारिश थी कि इसको किसी जगह पे वाटर पाउंडिंग होनी नहीं चाहिए थी। वैसे आप अगर पुराना सिस्टम भी हो तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो बहुत सारा आप दावा करते हैं, कभी टॉप ट्रेंडिंग में आप कहते हैं कि वासा बड़ा है, और कभी हम देखते हैं कि वाइस चेयरमैन की जो ट्वीट्स आ
रही होती हैं। उन्होंने खुशी का इजहार कर ही दिया राव साहब, देखिए अच्छी बात है, देखिए मेरी बात सुने, जब तक आप जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वासा के उनको मुकम्मल नहीं करते, आपको इस तरह के हालात का सामना रहेगा। अब देखें कि वेल्स बनाने की हम बात कर रहे थे कि कजाफी स्टेडियम नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वेल बनना है या स्टोरेज टैंक बनना है, तो वो उसके लिए कितने वसाइल आपको चाहिए, चंद करोड़ का वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आपका मसला हल होता है। ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल भी आपका बेहतर रहेगा और फिर उसी पानी को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं शजरकारी के लिए, जिस तरह से आपने किया है। पता है, और ये सब चीजें मालूम है, लेकिन और इसके बावजूद ताखीर की जाती है, ताखीर की जाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी को आपने, अब देखिए सबसे लंबा टेन्योर है जो एमडी वासा हैं उनका, और मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन आपके पास ऑफिसर है जो इश्यूज को समझता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो या सरफेस वाटर ट्रीटमेंट हो, उसके लिए आपको ये दोनों प्रोजेक्ट जो थे ये 2018 में इनकी तमाम तर फिजिबिलिटीज और इस हवाले से जो वर्किंग थी वो मुकम्मल थी, लेकिन गवर्नमेंट पैसे जारी नहीं करती। वो कहते हैं हमने वो करके दिखा दिया, आपको हमने वो बना के यकीन कीजिए कि शर्म आती है कि हाजी कैंप ड्रेन की हम बात करते हैं कि वो इनसे मुकम्मल नहीं हुआ, इन्होंने हर चीज उखाड़ के रख दी लेकिन आज तक वो मुकम्मल नहीं किया। मुझे इस क्यों मुकम्मल नहीं किया? और आपके पूरे जो शहर का जो पानी है, अंदरून शहर का, और सारा वो पानी आपका वहां किसी जगह पे वाटर पॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो उसको अगर मुकम्मल कर लें। का आगाज हुआ है, इंतजामात की हकीकत क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ जाएगी। कल के मनाजिर हमने आपको दिखा दिए, दावों के बरक्स हकीकत क्या थी, शहर की सड़कों के हालात क्या थे, वो तो हमने आपको दिखा दिए। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है सेफ सिटी 30% कैमरे खराब हो गए हैं। बारहा ये चीजें मेंशन करते रहते हैं, हम कुछ इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, सेफ सिटी 30% कैमरे खराब हो गए, 21 मुकदमात में रिकॉर्ड पेश। क्या खबर है ये राव साहब? कैमरे ठीक नहीं करवाए जा रहे हैं और ये हम बारहा चीजें मेंशन भी कर, जरूरत नहीं है क्या इनकी? अच्छा, जब भी किसी सिग्नल पे, मेरे साथ तो ये हुआ है, शायद बाकी दोस्तों के हवाले से भी ये मुझे पता है कि मुख्तलिफ दोस्त, अब आपकी गाड़ियों को रोका जाता है और पता चलता है कि किसी के 15 चालान है, किसी के 20 चालान है, और जबकि हाई कोर्ट में इस हवाले से जो केस ज़ेरे समाअत था उसमें मना किया गया कि आप बेजा चलान न करें, और किसी का चलान किसी के घर में जाने की खबरें भी आप ब्रेक कर चुकी हैं। यहाँ पे सूरत हाल तो ये है सेफ सिटी अथॉरिटी की। और जब कभी भी मेरे साथ ये ज़ाती एक्सपीरियंस भी हुआ है कि एक दफ़ा जेल रोड के कैमरे चेक करने के लिए हमने वहाँ कोशिश की कि एक वारदात हुई और उसके जो कैमरे चेक कर रहे थे तो पता चला कैमरे ख़राब हैं। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं है, जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है तो पता चलता है ये 30% का जो फिगर है ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जो पहली सबसे ब्रीफिंग थी, राना सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर कानून थे, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी, इसके फीचर्स सुन के ऐसे लगा था कि जैसे दुनिया का कोई बड़ा ही कोई एडवांस शहर बन जाएगा लाहौर, और यहाँ चोरी की जो वारदात है और उसमें बहुत ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी भी इससे बेहतर होगी, और आपके यहाँ सूरत हाल जो है वो केसेस में आपको तफ्तीश में भी मुआवनत होगी। इसके फीचर सुने आप। फीचर इसके ये थे कि ये एब्सकॉन्डर्स को जो है वो खुद ये कैमरा आइडेंटिफाई कर लिया करेगा। वो आज तक एक बता दें कि इन्होंने कोई सेफ सिटी के कैमरे से किसी एब्सकॉन्डर को जो है वो आइडेंटिफाई किया हो, और आज भी धंधनाते फिरते हैं लाहौर शहर में एब्सकॉन्डर्स। कोई पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और ये तो हालात हैं। और फिर सेफ सिटी के कैमरों के हालात ये हैं कि जब भी आपको कहीं पे कोई फुटेज चाहिए होगी तो आपको पता चलेगा कि फ़लाँ कैमरा ख़राब है, और इसका बजट अगर आप देखें तो ये इस पर 17 अरब से ज़ायद के फंड्स खर्च किए गए, जो रिटर्न पंजाब असम्बली में जो वो पेश किए गए हैं। तो जो एक्चुअल सूरत हाल है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अब बात यह है कि ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, दुनिया में चल रहा है ऑटो पे, दुनिया में तो टूल जो है वो ऑटो पे चला गया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ
टूल टैक्स तो बड़ी दूर की बात है। इसके जो बुनियादी जो इसके काम करने वाले थे इस प्रोजेक्ट के तहत कि हमें हमारा शहर सिक्योर हो, हमें जो मुख्तलिफ जो वारदातें होती हैं उनमें मुआवनत हो, लेकिन कितनी मुआवनत है आप खुद ही देख सकते हैं कि किसी कोई भी जो शख्स है वो अगर फुटेज निकलवाना चाहेगा तो उसके लिए ये जो है वो बहुत बड़ा महाज साबित होगा। अब अव्वल तो कोई उसको जाने नहीं देगा अंदर, अगर चले भी गए हैं तो उसके बाद भी कोई एंटरटेन नहीं किया जाता। ये तो इसके हालात हैं। और इतने बड़े 30% कैमरों का ख़राब होने का मतलब है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो और फिर इनको रिपेयर करवाया जाए। क्या इनको रिपेयर कराने के लिए आपको कोई बाहर के मुल्क की सपोर्ट चाहिए आपको जिससे ये ठीक होंगे? भाई सेफ सिटी अथॉरिटी है, आपने सारा फोकस जो कर रखा है वो ई चलानिंग पे कर रखा है जो कि गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। आप हर वो काम जो गैर कानूनी है वो कर रहे हैं, लेकिन कैमरे ठीक करवाना आपकी जिम्मेदारी है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो ताउन नहीं कर रही। भाई क्यों नहीं ताउन कर रही? टाइम फ्रेम होता क्यों है, ताउन नहीं कर रही? इतने टाइम के बाद आपने इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, पूरा शहर आपने उखाड़ दिया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बर्बाद कर दिया, फिर उस पर डबल पैसा लगा उसको ठीक करने में, और हालत आपकी ये है कि 30% कैमरे आपके खराब हैं। 8100 कैमरे, देखिए कैमरों की तादाद ही पूरी नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि सेफ सिटी बहुत बड़ा शाहकार प्रोजेक्ट है। शाहकार प्रोजेक्ट होगा जब सब लोग महफूज होंगे, जब आप एब्सकॉन्डर्स को पकड़ेंगे, जब आप जो तकरीब कारी की एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोगों की तस्वीर बनाते हैं, उनको जारी करवा देते हैं गाड़ियों में बैठे लोगों की। इस तरह के तो काम हो रहे हैं। और ये मैं आपको इनसाइट दूं कि सेफ सिटी के अंदर ये जो इन्होंने कैमरों पे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं वो उनके अपने मसाइल ख़त्म नहीं होते। वो तो जिस मर्जी गाड़ी को उन्होंने चेक करवाना हो तो देखिए इस गाड़ी को भी चेक करवाऊं, तो इस तरह की तो अंदर उनकी वो मुकाबलाबाजी शुरू हुई है जिस बेजा शहरियों को तंग करने के लिए। आप स्मूथ सिस्टम चलने दें, अपने कैमरे तो पहले आप ठीक करवाएं, फिर देखिए इसके नताइज की बात तो बाद में होगी। नताइज तो अभी तक हम देख रहे हैं, हम ये समझ रहे थे कि शायद ये बड़ा अच्छा है। ऑब्वियसली ये अच्छा है भी, आपको हेल्प आउट होती भी है, मुख्तलिफ इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, आपकी यूटिलाइजेशन भी ठीक नहीं है, आपकी टाइमिंग भी ठीक नहीं है। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं उसमें आपको मुआवनत मिली है सेफ सिटी के कैमरों से, लेकिन इनको 100% ऑपरेशनल रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। अथॉरिटी का जो सरबराह है वो किस मर्ज की दवा है, उसको किस लिए भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं आप? पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अगर आप इनके देखें सेफ सिटी अथॉरिटी के, तो एक उसी रैंक का पुलिस ऑफिसर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होंगे। तो इतनी बड़ी भारी भरकम तनख्वाहें लेने के बाद आप ये बात कर रहे हैं कि 30% कैमरे आपके खराब हैं। और ये जो फिगर्स हैं ये पंजाब असम्बली में आपने खुद टेबल किए हैं। ये किसी सहाफ़ी की रिपोर्ट नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो ज़राए से रिपोर्ट देगा, उसके ज़राए जो है वो मिस कोड करवा रहे हैं उससे, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपने खुद फिगर्स दिए हैं। जब 30% कैमरे खराब होंगे तो सिक्योरिटी की सूरत हाल आप खुद ही बिल्कुल ऐसे ही, इसके बाद कोई बहाम बाकी नहीं रह जाता। और फिर सिक्योरिटी उसका तो फिर यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ही हाफिज है। खैर, लेस्को को 1 करोड़ रुपए का झटका और तालीमी इदारों की गलत बिलिंग, अब ये मामला क्या है इस पर हम रोशनी डालते हैं। बार बार जो है वो हम देख रहे हैं लेस्को बजाय हालात बेहतर होने के, आपको एक के बाद एक स्कैंडल पता चल रहा है जिसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ भुगतेंगे आम सारिफीन जो कि ऑलरेडी लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहे हैं। बिजली ऑलरेडी नहीं है, भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इस खबर की डिटेल भी डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और खबर ये है जी, तालीमी इदारों को गलत बिलिंग, हुकूमती तरफ A3 के बजाय A1 पर बिलिंग से कंपनी को नुकसान। राव साहब क्या मामला है? देखिए लेस्को बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं कि लेस्को के हवाले से जो मैनेजमेंट इसका जो मर्जी चीफ लगा दें, इस डिपार्टमेंट ने जो आम सार्फिन हैं उनका खून निचोड़ना ही निचोड़ना है। बिजली चोरी करवाने में इनके मीटर रीडर से लाइनमैन तक वो मुलविस होते हैं और उसका जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ता है। और अब ये देखिए गलती इनकी अपनी है, 1 करोड़ का नुकसान इन्होंने सिर्फ
टैरिफ में जो बिलिंग की मद में जो है वो तालीमी इदारों को इन्होंने वो चेंज किया और इस पर ये काम इनके करने वाला ये नहीं करते। और इसके अलावा इनसे आप आज भी लाहौर शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बिजली चोरी की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है बिजली चोरी करवाते ये खुद हैं और आम सार्फिन जो बिल दे रहे हैं लोग उन पर ये उसका बोझ बढ़वाने में इनका किरदार रहता है। और टैरिफ A3 के बजाय जो है वो A1 में बिलिंग जो है वो की गई, जिसकी वजह से ये क्या मामला है? देखिए मामला इसमें बड़ा इसमें टैरिफ A3 का मतलब है कि आपको उसी हिसाब से बिल आएगा और टैरिफ अगर टैरिफ चेंज करेंगे तो बिल कम होगा। ये इनकी अपनी नाअहली है, यानी जिस रेट पर तालीमी इदारों को बिजली दी जा रही है उस रेट के बजाय किसी और रेट पर आपने इनको बिजली दी है, जिसकी वजह से और जो फ़र्क ये आया है जो 1 करोड़ का झटका की खबर है शायद सिपरा की, और इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं। ये आम सार्फिन को और इस तरह की जो खबरें हैं आम सार्फिन को रगड़ा लगाने की ये तो भेजा हैं, और दूसरी जानिब जो बिजली की सप्लाई की सूरत हाल है वो आपके सामने है। और बिजली जो है वो बड़े अरसे बाद हमें तो याद करवा दिया इन्होंने कि वाकई जो लोड शेडिंग का जिन है वो अभी भी बोतल में बंद नहीं हुआ। हम समझ रहे थे कि शायद 3 साल में कम से कम लोड शेडिंग तो नहीं होगी, क्योंकि बिजली तो आपके पास सिस्टम में मौजूद है। बिजली नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं और इनकी अपनी नाअहली रोज़ बरोज़ जो है वो अय्यां हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे अब ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने कल ये चीज़ मेंशन की है कि पीटीआई की नाअहली से लोड शेडिंग के अंधेरे फिर लौट आए हैं। फिरदौस आशिकमान साहिबा कह रही हैं कि ये शोबाजियाँ हम पहले भी देखते रहे हैं, इनके अपने मामलात ख़राब थे और इन्होंने अब हुकूमत पर ये चीज़ें डाल रही है, जिम्मेदार है कौन? देखिए ना, 2018 का अगर आपको इलेक्शन याद हो तो वो 25 या 26 जुलाई को वो इलेक्शन हुआ था, यानी इसी माह में सख्त हबस के मौसम में। और उस इलेक्शन को उस वक्त रखने का जो का मकसद यही था कि बिजली जो है वो नहीं होगी और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो उस वक्त की बरसर इक़्तिदार जिसको लाना होगा उस जमात को पहुंचेगा। लेकिन आपने देखा कि जुलाई के मौसम में बिजली जो है वो इस शदीद हब्स के मौसम में भी बिजली जो है वो आ रही थी। इसका मतलब है उस वक्त आपकी जो कंजम्पशन थी वो 22 से 23 हज़ार थी और वो बिजली किस तरह से आ रही थी। इलेक्शन तो कोई किसी एक जगह पे इलेक्शन तो नहीं हुआ, किसी एक हलके में इलेक्शन नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव पसे पर्दा यही था कि उस वक्त की जो हुक्मरान जमात जो कि दावा कर रही थी कि लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए, उसको डीमोरलाइज किया जाएगा और बिजली के हवाले से इलेक्शन कैंपेन में भी मसला होगा। लेकिन उस वक्त के उस जो शाहिद खान अब्बासी चूँकि वो पेमेंट्स वगैरह सारी कर गए और सिस्टम चलता है। इसका मतलब है आपके सिस्टम में जो लोड मैनेजमेंट की बात की जाती है कि आपका सिस्टम 23 से 25 हज़ार का लोड उठा सकता है। अगर जुलाई 2018 में बिजली आती रही है तो फिर 2021 में तो आपके पास सरप्लस होनी चाहिए थी। आपने किसी प्रोजेक्ट पर तवज्जो दी नहीं। आपको अब जाके याद आ रहा है कि बिजली के मंसूबे जो ऑन गोइंग तकरीबन 11 से 12 हज़ार के हैं उनको मुकम्मल करें। तो गवर्नमेंट की आज भी गवर्नमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वो माजी के किस्से, माजी की वो गर्दान और वो केसेट जो रोजाना हम सुनते हैं उसी पर तवज्जो देते हैं, बजाय इसके ये तो एक सियासत है ना कि दोनों तरफ से ये तीर बरसते रहेंगे। तो अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं माफिया को नवाजने के लिए महंगी गैस खरीदी गई है। अब ये क्या मतलब? अब देखिए गैस की खरीदारी में जब आपके पास नदीम बाबर थे, इससे पहले जब मुआवन खसूसी बराए पेट्रोलियम और ताख़ीर की गई, उसके हवाले से भरा पड़ा है सोशल मीडिया भी। अभी आप डालेंगे तो तमाम वो क्लिप्स आ जाएंगे इनके अपने ही। नदीम बाबर साहब और ये बड़ी बड़ी माहिराना टीम थी वज़ीर आज़म की जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन उनकी कारकर्दगी देख लें कि वक्त पर आपने LNG नहीं की और आपने सारी अपनी जो कंसंट्रेशन थी वो इसी पर लगाई कि माजी की हुकूमतों ने महंगे दामों जो LNG के सौदे किए हैं। तो अब देखिए चलें, आप उन महंगों को छोड़ के आप सस्ते कर लें, आप इंतज़ार करते रहे। यानी एक मिसाल काफ़ी है कि जब फ्यूल 22 रुपये
22 रुपये में, $22 में जब जो फ्यूल की प्राइसेस थी तो उस वक्त ऑर्डर्स नहीं किए गए, इंतज़ार किया गया। जब $37 फी बैरल का फ्यूल की प्राइसेस गई तो फिर सौदे की गई। तो आप प्रायोरिटी का इसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, बल्कि आलमी मंडी में तो पेट्रोल की ये सूरत हाल हो गई थी एक वक्त में कि आप पेट्रोल भी ले जाएं, पैसे भी ले जाएं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त भी हमने ऑर्डर नहीं किया और हम तमाम तर तवज्जो इसी में लगे रहे कि फलां के खिलाफ कितने केस बनने हैं, फलां ने तकरीर की है, आज टॉक शो में बात की है, इसको हर सूरत में काम है, हम उसकी तरफ देखिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल दूंगा। हाल ही में इलेक्शन हुआ है ईरान का, और ईरान के इलेक्शन में जो सदर मुंतखब हुए हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने अपने तमाम जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार थे सबको बुलाया और उनको ये कहा कि आपकी मुल्क को जरूरत है, और खुदा का नाम लें, हमसायों से कुछ सीख लें। आप आज भी उसी में ही उसी डगर पर हैं। सीखने सिखाने का वक्त और गुजर चुका है, आप कुछ कर दिखाने का वक्त है। अगर अभी भी करके ना दिखाया गया तो फिर आने वाला टाइम आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं हम क्या कहें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जी मेगा मंसूबे गैर मुल्की कर्जे से मुकम्मल होंगे। 12 अरब 29 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, वंस अगेन कर्ज लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मंसूबे मुकम्मल होंगे भी या नहीं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। 12 अरब 29 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। क्यों ये कर्ज लिया जाएगा, कौन से मेगा मंसूबे हैं जो इस कर्ज से मुकम्मल होंगे, राव साहब बताइएगा इनकी डिटेल्स। 12 अरब 90 करोड़ का गैर मुल्की कर्ज नहीं है, नीचे जो मंजूरी ली जा चुकी है वो 80 अरब रुपए पंजाब हुकूमत गैर मुल्की मालियाती इदारों से कर्ज लेने की ख्वाहिशमंद है और पंजाब असम्बली से मंजूरी ली जा चुकी है 80 अरब रुपए की। अब देखिए ये नौबत क्यों आई, ये नौबत इसलिए आई कि वफाक में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें पंजाब का मुकदमा सही तरह नहीं लड़ा जा रहा, उस तरह से जो NFC का शेयर है वो पूरा नहीं। आपको याद होगा कि 265 या 270 अरब रुपए वफाक ने जारी नहीं किए पंजाब हुकूमत को। ये प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस भी किया था इस पे। और देखिए जब फेडरल गवर्नमेंट मतलूबा शेयर नहीं देगी पाकिस्तान जो फाइनेंस कमीशन है उसके मुताबिक, तो फिर आपको कर्ज की तरफ जाना पड़ेगा। और ये वही कर्ज हैं जिन पे माजी में बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही है, और क्या उस वक्त ये हराम थे और अब क्या ये हलाल इनको कहा जाएगा। तो ये जो ड्यूल जो एक फेसिस है इससे आपको निकलना है, जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आए। अगर फेडरल गवर्नमेंट मतलूबा शेयर देती तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कर्ज लेने की ज़रूरत रहती। हाँ, अगर आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट जो है वो 50-60 अरब रुपए है तो फिर तो बात समझ आती है। ये अब 12 अरब और 29 करोड़ के कर्ज के जो प्रोजेक्ट हैं ये करोड़ों वाले प्रोजेक्ट हैं, आप इनके लिए भी आपने, और एक तरफ तो 560 अरब रुपए का आप डेवलपमेंट के बजट की बात कर रहे थे, वो किधर गए, वो कहाँ गए हैं? क्या उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? पहले उनको तो यूटिलाइज कर लें। जो प्रीवियस बजट है वो पूरा यूटिलाइज हो नहीं सका और आगे आप लोन की तरफ जा रहे हैं। ज़रूर आपको अगर बहुत अशद जरूरत हो तो आप ऑब्वियसली लोन की तरफ जाएं। मेगा मंसूबों का जिक्र किया गया है राव साहब, हम वो भी डिटेल्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दें जी। सड़कों की तामीर होगी, नहरी निज़ाम की बेहतरी, अर्बन डेवलपमेंट, ज़रूरी शोबे और ट्रांसपोर्ट के लिए कर्जा लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट आप देख लें, जो मेट्रो बसेस मुद्दत पूरी कर चुकी हैं उनकी क्या हालत है, और आए रोज़ हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर शहर की बसों की मिसाल दी जा रही थी कुछ साल पहले, लेकिन आज लाहौर शहर की बसें नहीं है, जो खतरा बन चुकी हैं, खतरा बन चुकी हैं। 1200 अभी भी आपको बसेस चाहिए, लेकिन आप 200 बसेस की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने ये नौबत आई क्यों? क्योंकि आपने जो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसको आपने इतनी तनकीद का निशाना बनाया कि आज वो सारे इन्वेस्टर्स भागे या आने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपको खुद से जाहिर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मनसूबाबंदी करनी है और इसके लिए करना है। और दूसरी जो सड़कों की आप बात कर रही हैं, सड़कों की हालत आप देख लें, 3 साल बाद हम देख रहे हैं कि कोई काम होने जा रहा है। 3 प्रोजेक्ट जो है वो शुरू में, एक मेगा प्रोजेक्ट लाल शहबाज कलंदर आपने अभी तक मुकम्मल किया है, जिसको मेगा प्रोजेक्ट नहीं कहते। ये तो हमने
ये तो इसके तो हमने देखा है कि फैसला हुआ और उसके बाद एग्जीक्यूशन भी होगी और इनॉग्रेशन भी होगी और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ये तो दिनों में होने वाले काम थे जो आपने 6-6 माह में किए। अब 3 जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, अल्लाह करे कि ये कम अज़ कम ज़रूर मुकम्मल हों अपनी मुकर्ररा मुद्दत में, और इसके लिए फ़ंड्स जो है वो आपको कम ना पड़ें, क्योंकि ये बहुत अहम ही नहीं, ये तकरीबन 7-8 अरब के हैं। और फिर उसके अलावा सेहत आमा की अगर बात कर लें तो सेहत आमा में आपके पास 1000 बेड का अस्पताल है। लेकिन आई होप के जिन मंसूबों का जिक्र किया गया है वही मुकम्मल हो जाए। हमारे पास वक्त कम है और हम इंतजार करेंगे कि कैसे ये मंसूबे मुकम्मल होते हैं, कैसे पाए तकमील को पहुंचते हैं। अभी तो 3 सड़कों पर इस वक्त काम जारी है तरक्याती मंसूबों का ही, तो देखें वो कब मुकम्मल होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से डेल्टा वायरस जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। आपको ये चीज़ मेंशन की कि शहर लाहौर में भी इसके ख़तरात जो हैं वो लाहक हो चुके हैं। एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। कोविड से आपने एहतियात करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ जो SOPs आपको बताए जा रहे हैं उनका ख्याल रखना है। एक बार फिर से शरह जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसकी वजूहात क्या हैं जी, वो तो हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ कहीं पर भी थोड़ी सी बेहतियाती होगी और आप देखेंगे कि केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब शहर में हमारे यहाँ हम देख रहे हैं, शहर में मवेशी मंडियाँ भी लगी हैं, बाज़ारों में भी लोग जा रहे हैं। आपने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है, ये डेल्टा वायरस है क्या, ये किस कदर संगीन है, इससे बचाव का तरीक़ेकार क्या है, और फिर बहुत सारे सवालात हैं जी कि इससे जो हमारी वैक्सीनेशन मौजूद है, जो कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में लग रही है, क्या वो इस वायरस के ख़िलाफ़ मौसर है या नहीं है। अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है तो फिर आपको इस वायरस से जो है महफूज रहने की ज़रूरत है या नहीं है। ऑल्दो आपको रहना तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी वैक्सीनेशन कराने के बाद शायद अब एहतियात की ज़रूरत ही नहीं रही। ये सब चीज़ें हम जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं। उनसे जान लेते हैं इन तमाम तर सवालात के जवाबात। एहतियात कितनी ज़रूरी है ये हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले डॉक्टर? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तस्दीक हुई आप लोगों आपने इस चीज़ पर बताया भी, हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते रहे। जो टेस्टिंग हुई उसमें जो डेल्टा वायरस है इनके मरीजों की तस्दीक हुई, बताइएगा ज़रा डिटेल्स इसकी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं कहूँगा ये डेल्टा वायरस नहीं है, ये डेल्टा स्ट्रेन है SARS-2 की जो कोविड काज करता है। डेल्टा वायरस और है जो हेपेटाइटिस B के साथ मिलके वो जो प्रॉब्लम करता है। तो पहली चीज़ तो ये डेल्टा स्ट्रेन है, ठीक है। और कोविड जो है इसको टाइप कह सकते हैं जी, इसको टाइप भी नहीं कहते, स्ट्रेन कहते हैं। अभी टाइप की सूरत नहीं आई, टाइप बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। जैसे पोलियो की टाइप्स हैं 3 और इसकी डेंगू की 4 टाइप्स हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे बीमारी तो वही है, बस शक्ल उसकी थोड़ी वायरस भी वही है, लेकिन वायरस के जीन के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं उससे मुख्तलिफ किस्म की अक़साम मार्ज़ वजूद में आई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें तब्दीली एज सच है क्या मजीद खतरा है इससे? देखिए, उसमें ये है कि इस जीन ने, वायरस का जो जीनोम है उसकी 2 जगह पे इस पर तब्दीलियाँ आई हैं, और ये हिंदुस्तान में शुरू हुआ थी ये तब्दीली, और उसके साथ ये हुआ है कि ये वायरस तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। वायरस जो है जो अब हमारे सेल के साथ अटैच करता है, तो जब इसमें तब्दीली आती है या तो अटैचमेंट कमज़ोर हो जाती है या मजबूत हो जाती है, लेकिन इस तब्दीली से वो ज़्यादा मजबूत हुई है। तो हुआ ये है कि इस वायरस ने तेज़ी से लोगों पे असरअंदाज होना शुरू किया है। अच्छा। और हिंदुस्तान में जिस तेज़ी से फैला है वो आपके सामने है, और हमें भी ख़तरा है कि ये वायरस अगर ये इसकी जो किस्म है या स्ट्रेन, यानी जो ये स्ट्रेन हमारे यहाँ थी उससे कई गुना खतरनाक है, ये वाज़ेह है। देखिए, हमारी ये 3 पहले तो वो स्ट्रेन थी वाइल्ड जो वुहान से आई थी, फिर हमारे यहाँ ब्रिटिश स्ट्रेन का गलबा था, और अभी हमारे यहाँ इसका गलबा पाया जाता है। और लाजमी तौर पे जो वाइल्ड स्ट्रेन थी उससे ये ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ख़तरा होता है बीमारी का, और एक कंटेजियसनेस। कंटेजियसनेस का मतलब ये होता है कि बीमारी का फैलाव और आगे बढ़ना। इसकी आगे बढ़ने का और लोगों को मुतासर करने का अमल इस तरह है कि अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं तो फर्ज किया पहले 2 बंदे अफेक्ट होते थे, सही। अब हो सकता है 7 उनमें से अफेक्ट। सही। तो ये ज्यादा लोगों को, यानी कई गुना इसके फैलाव की हम शरह को जो है वो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बच्चे, बड़े, बूढ़ों, सबके लिए मतवातर ये नुकसानदेह है, ज्यादा खतरा है? देखिए, जहाँ तक ब्रिटिश स्ट्रेन का ताल्लुक था उसमें तो हमें पता था कि बच्चों में भी वो उसी तरह असरअंदाज होता है और बच्चे ज़्यादा सामने आए थे। अभी ये है कि वायरस और इंसान का जो ताल्लुक है
वो तो वही रहेगा, उसका उम्र के साथ तो इतना ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये और बात है कि बूढ़ों में बीमारी ज़्यादा खतरनाक होगी और हो सकता है और ये चीज़ तो अब नौजवानों हमें समझ भी लेनी चाहिए, जितना इस पर बार बार हम प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, जितने माहिरीन भी इस पर राय दे चुके हैं कि जो 60+ जो हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि हम तो बता रहे हैं अपने नाजरीन को बार बार, लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोविड है भी। देखिए बात ये है, लोग कहते हैं अल्लाह है कि नहीं है, एक ऐसा भी तबका है, अब वो कहते हैं जी हमें दिखाएं, अब दिखा तो कोई नहीं सकता। अल्लाह ताला रहम करे, लोगों के माइंडसेट अभी भी हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, मुसीबत ये है कि हम लोग हैं माहिरीन, हमने इस वायरस के इस मुल्क में दाखिल होने से पहले पिछले साल जनवरी में ये कहना शुरू कर दिया था ये आ रहा है और आएगा और आप पे असरअंदाज हो। लोग जो हैं वो देख कर यकीन करते हैं, जब उनके अपने घर के अफराद मरते हैं तो फिर वो परेशानी में मुब्तला होते हैं। ये जो डेल्टा स्ट्रेन कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, इसके असरात और इसके नताइज जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ रूनुमा होते हैं कि सिम्टम्स आप में वही कोविड के जो हम जिक्र करते हैं वही आते हैं? बुनियादी तौर पर ठीक है, तो वायरस सांस की नाली के जरिए फैलता है, ठीक है, और बुनियादी तौर पर वो नमूनिया करता है, और नमूनिया के अलावा ये जो है किडनी के ऊपर बाकी आज़ा पे भी असरअंदाज होता है। लेकिन कुछ वायरस को लोग कह रहे हैं, मैं उस पे बारे में अभी पूरी तरह तफसील के साथ तो इल्म नहीं है, कि जी इसमें जो GI ट्रैक्ट है यानी ज़्यादा जी मतलाता है, वोमिटिंग होती है और पेट जो है वो ज़्यादा ख़राब होता है, ये लोग कह रहे हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है मेरे ख्याल के मुताबिक ये वही वायरस अच्छा डॉक्टर साहब, अब इन चीज़ों को हम मिक्स करते चले जाते हैं। आजकल मौसम आपको पता है ऐसा है कि अगर आप कुछ ओवर ईटिंग भी कर लें या बाहर के खाने भी खा लें, या ये हो जाता है, आप मानसून के मौसम में अक्सर ही हो जाता है। कितना लोगों को किस तरह लोग डिफरेंशिएट करेंगे? वो चीज़ तो है, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये नमूनिया काज करता है, खांसी होती है, बुखार होता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि वायरस एक दूसरे से फैलता है। अगर एक ख़ानदान में 1 या 2 बंदों में तस्दीक हो चुकी है या उस बंदे का राब्ता रहा है उन लोगों के साथ जिसमें तस्दीक हो चुकी है, तो फिर हम ये कहेंगे कि इस बंदे का टेस्ट करें। तो अलामात का जहाँ तक ताल्लुक है, अलामात पे आप ना जाएं, अलामात आप यही समझें कि ये वायरस भी नमूनिया करता है, वो भी। अब इशू डॉक्टर साहब पता क्या है, हमारे यहाँ यही पीक सीजन जो है वो डेंगू का भी कहा जा रहा है। डेंगू की भी ऑलमोस्ट अलामात यही हैं कि आपको बुखार हो जाता है और शदीद किस्म का बुखार होता है। वो मैंने पिछले साल एक मजमून लिखा था कि जब कोविड आया है तो बाकी वायरस कोई हड़ताल पे नहीं चले गया, ना ख़त्म हुए हैं, वो भी हैं, वो भी चलते रहेंगे और डेंगू भी चलता रहेगा। ह्यूमन नेचर है ना कि एक चीज़ जो गालिब आ जाती है बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो ये है कि अभी तो जहाँ तक डेंगू का सीज़न है वो आपको पता है होता है अगस्त के बाद या सितंबर में, बारिशें होंगी, पानी खड़ा होगा, तो उसके बाद लोगों पे असरअंदाज होगा। और डेंगू का जहाँ तक अलामात हैं उसमें नमूनिया नहीं होता, लंग्स के ऊपर उसके इफेक्ट्स नहीं होते, उसमें जोड़ों के दर्द ज़्यादा होते हैं, बुखार होता है, उसमें प्लेटलेट नीचे चली जाती है। यानी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसके सिम्टम्स डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल, हम तशखीस कर सकते हैं, लैब में हम इसीलिए बैठे हुए हैं, हम बता देंगे आपको कि ये डेंगू है या ये कोविड है। सही। अब मुझे ये बता दें कि ये जो जिसको हम डेल्टा स्ट्रेन कह रहे हैं, इससे मोहतात किस तरह से रहा जा सकता है? वही SOPs हैं जिनको आपने फॉलो करना है? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है, SOPs तो वही हैं, ठीक है, वो हमने लिखी हैं गवर्नमेंट की कमेटीज़ में, मैं उसमें शामिल था जिसमें ये बल्कि हमने लिखी भी हैं और उसको अप्रूव भी किया। आज भी मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ, आज भी बाहमी फासले की ज़रूरत है, आज भी मास्क की ज़रूरत है, आज भी हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, आज भी मैं लोगों को ये कहता हूँ कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, आज भी कहता हूँ हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, ईद आ रही है, ज़्यादा आप सोशलाइज ना करें। ये चीज़ें तो वही हैं जो पहले थीं और इनमें कोई तब्दीली नहीं आई और वायरस इसी तरीके से फैलता है। लेकिन चूँकि ये स्ट्रेन तेज़ी से फैलती है, इसलिए अब इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी आपको एहतियात डबल कर देनी है, आपको कहीं मास्क के बगैर नहीं जाना। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ गैदरिंग्स उसी तरह से हम देख रहे हैं, शादी तकरीबात की भी परमिशन मिली, तो पार्टीज़ हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, आपके जितने बड़े इज्तिमा आप देखने में आएंगे मवेशी मंडियों की सूरत में, लोग रश की सूरत में जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए इस पे हमने पिछले बरस पूरी SOPs लिखी थी, शादियों पे भी,
हत्ता कि कुर्बानी पे भी, जानवर खरीदने पे, और वो वहाँ मौजूद है। अब पहली बात तो ये है कि लोग ईमान ले आएँ, जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, जैसे आपने फरमाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि शादियों के इज्तिमात कम से कम कर दें, आपके फ़ायदे में है। ओपन में करें, बंद कमरों में ना करें, और जितनी थोड़े अरसे के लिए करें वो भी आपके फ़ायदे में है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि लोग इज्तिमात से बच नहीं रहे, जब वायरस की तादाद मरीज़ों की कम हुई थी, 600 तकरीबन पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे थे, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया था। अब वो वक्त फिर आ गया है कि हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन को ख़त्म करें और फिर हम वापस चले जाएं एहतियाती तदाबीर की तरफ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो मौसर है? आया ये जो हम स्ट्रेन कह रहे हैं, डेल्टा स्ट्रेन, इसके खिलाफ अगर हम ये वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम महफूज कम से कम रहेंगे? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा ना कि है तो ये कोविड, ठीक है भी सार्स, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। वैक्सीन जो है वो पूरे वायरस को कवर करती है, और आप ये समझ लीजिए कि इस वायरस की जो बेसिस हैं वो 27,000 है, और तब्दीली जो आई है वो 2 जगह पे आई है। तो एंटीबॉडी जो बनेंगी, अभी भी 99.9% एंटीबॉडी जो हैं वो इफ़ेक्टिव होंगी। वैक्सीन लाजमी तौर पे इसके फ़ायदे में होगी हमारे मुफाद में, तो वैक्सीन तो लगवानी चाहिए। लेकिन अगर वैक्सीन के बारे में आप कहें तो मैं अर्ज करना चाहूँगा। अच्छा, वैक्सीनेशन सेंटर हमने देखा कि काफ़ी बंद भी किए गए, लोगों का वैक्सीनेशन का रुझान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, जिन लोगों को कोविड हुआ, जो लोग जो हैं ज़्यादा एज ग्रुप के हैं, आप यंग भी देख लें, नौजवान जो हैं, हर किसी के लिए वैक्सीन उतनी ही ज़रूरी है, सबको टाइमली वैक्सीनेशन करानी है। और लोगों में ये भी बड़ा अभाव है, डॉक्टर साहब ये वाली वैक्सीनेशन करानी है, ये वाली नहीं करानी है, क्या रिकमेंड करें? 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन जो है उसके बारे में लोगों की 2 राय है। एक तो वो लोग थे जो हर किस्म के पैसे खर्च के हत्ता कि दोबारा लगवाने के लिए तैयार थे, ठीक है ना, और वो मिन्नतें कर रहे थे। सही। और दूसरे जिनको मुफ्त मिल रही थी और वो भाग रहे थे। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, मैं आज पूरे दावे के साथ आपको एक बात कहता हूँ एज ए वायरोलॉजिस्ट, कि वैक्सीन में चॉइस नहीं है, मसला अवेलेबिलिटी का है। जो वैक्सीन मिलती है वो लगाएं। अब मुझे लोग कहते हैं जी साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है। साइनोफार्म अबू धाबी और यूएई में लगाने के बाद पूरे मुल्क में उन्होंने कंट्रोल किया है, और उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये वैक्सीन वर्क करती है। तो वैक्सीन जो भी आपको मिलती है, लेकिन वैक्सीन ये ज़रूरी आप समझ लें कि वैक्सीन लगने के बाद फिर भी 30% चांसेस हैं कि बंदा इन्फेक्ट हो सकता है। ये भी चांसेस हैं कि दूसरों को पास कर सकता है, लेकिन उसको इतनी शदीद बीमारी नहीं होगी कि उसकी जान को ख़तरा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पे अमल ज़रूर करें। अमल ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मा तारिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उनको 60% है कि उनको नहीं लगेगा, और अगर खुदा ना खास्ता कहा जा रहा है हो जाए तो कम से कम आप डेथ से महफूज रहे। डेथ से बल्कि सीरियस बीमारी से महफूज रहेंगे। ठीक है। आपको अलामात भी नहीं होंगी, आपको हॉस्पिटल नहीं दाखिल होना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने ये फरमाया है कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है या जिनको पहले हुआ है, इसकी होने के इम्कान है कि नहीं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी मालूमात के मुताबिक और तमाम जो नॉलेज है उसके मुताबिक नहीं है इम्कान, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन अगर उनको होगा भी तो वो माइल्ड होगा। तो वैक्सीन आज भी उसी तरह इफेक्टिव है जैसे पहले थी, और इसको अलहदा वायरस ना समझा जाए, इसको वायरस की एक और स्ट्रेन समझा जाए। और वैक्सीन चूँकि वायरस के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए वैक्सीन की अहमियत और उसकी जो एफिकेसी है वो आज भी उसी तरह कायम है। सही जी। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से महफूज बनाना है, आप कितनी अहमियत दे रहे हैं कि आप एहतियात करते रहें, और आप कहें जी मैंने वैक्सीनेशन नहीं करानी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर किस्म की एहतियात करने को तैयार हैं, वैक्सीन पर उनका एतमाद जो है वो उस तरह से नहीं है। और फिर जो हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की वैक्सीन मौजूद हैं उसमें वो सिलेक्टिव हो जाते हैं कि जी उन्होंने ये वैक्सीनेशन करानी है, ये करानी है। आप क्या रिकमेंड करेंगे, जो वैक्सीनेशन है वो फौरी तौर पर करवा लें? मैंने जैसे है कि इस वक्त मसला जो मिलती है वो लगवा लें, और तमाम किस्म की जो वैक्सीन है उनकी एफिकेसी नोन है, उसके ऊपर सारे तजुर्बात हुए हैं। और आज खुदा के लिए आप सिलेक्टिव ना हो, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें। और गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च रही है,
और गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही है। खुदा के लिए आज कौम मुत्तहिद रहे और हुकूमत की कोशिशों का साथ भी दें। वैक्सीन मिलती है लें, जो मिलती है लें, जब मिलती है लें, और इसमें ताखीर ना करें। डॉक्टर साहब, एहतियात कुछ आपने लहदा से बरतनी है, मैसेज की सूरत में आप क्या कहना चाहेंगे एहतियात के हवाले से? किन लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना है, बच्चों बड़ों सबके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आज एहतियात की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, और एहतियात के अलावा हमने अपने आप को बचाना है, बुज़ुर्गों को बचाना है, और उन लोगों को भी बचाना है जो मुख्तलिफ ऐसी अमराज में मुब्तला है जहाँ उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं या इस तरह के बीमार हैं। तो आज आप अपने मरीज़, कमज़ोर और बुज़ुर्ग, उनको बचाने की भी कोशिश करें और अपने आप को भी बचाएं। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता, और ये मैं आपको बता दूं, इस वायरस का ताल्लुक ना किसी की कौम के साथ है ना दीन के साथ है। सही। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक ही तरह अफेक्ट करता है। तो इसलिए इस वायरस को समझें कि अंधा है और हमने अपने आप को बचाना। और पूरी दुनिया में इसके असरात हम देख चुके हैं कि जी किसी रंगो नस्ल से बालातर होकर बहुत सारे लोग जो हैं इससे मुतासिर भी हुए हैं। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, एहतियात के अलावा हल कोई नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया कि जी डेल्टा वायरस जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है, डेल्टा स्ट्रेन जिसको खास तौर पर कहा जा रहा है, ये किस तरह से जो है वो अपने असरात जो है वो बिखेर भी रही है, और इसकी फैलने की सलाहियत किस कदर ज़्यादा है ये भी हमने डिस्कस कर ली। आपने किस तरह से महफूज रहना है, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमने अभी प्रोग्राम में डिस्कस की हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीनेशन सेंटर जिनकी तादाद सिर्फ 30 रह गई है, लोग उस तरह से वैक्सीनेशन करा नहीं रहे, इंतज़ामिया इन सब चीज़ों को लेकर कितना मुतहरिक है। हमारे लिए एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है, लेकिन आगे चूँकि बाज़ारों में भी रश देखा जाएगा, मवेशी मंडियों में भी देखा जाएगा, तो इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसे करार दिया जा रहा है कि आप किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कराएंगे। और फिर पूछना ये भी है हमने इंतज़ामिया से कि आया इस चीज़ पर गौर किया जाएगा कि टाइमिंग को महदूद किया जाए। कैप्टन उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे, इन तमाम सवालात के जवाब उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपके लिए से। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना ये चाहेंगे, ये जो मौजूदा खतरा लाहौरियों के सर पे मंडला रहा है, इस पर SOPs पर अमल दरामद कराना इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से आप इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं? जी देखिए जी, अब कैपेसिटी तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की आपके इल्म में है, पिछले साल 1.5 साल से इतनी ज़्यादा NPIs की इन्फोर्समेंट करवाई है कि अब इनको आइडिया तो है कि NPIs की इन्फोर्समेंट जो है वो किस तरह से करानी है। इस वक्त जो हमें चैलेंज दरकार है वो ये है कि जब से ये नई फैसिलिटी मिली कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो चंद फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकेंगे, उस हवाले से हमें थोड़ा अभी चैलेंज ये मिल रहा है कि उस तरह से हमें कोऑपरेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिली मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ से। इस हवाले से इंतज़ामिया ने पिछले 2-3 रोज़ में मुख्तलिफ जगहों पर जाके मुख्तलिफ ऐसे बिजनेस प्रेमिसेस के खिलाफ एक्शंस भी लिए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स लोगों के पास मौजूद नहीं थे। ऐसे प्रेमिसेस को सील भी किया गया है। और क्योंकि देखिए हमारे लिए इस वक्त चैलेंज ये है कि अगर हम इस वक्त सख्ती नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता हमें आगे जाके नुकसान उठाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए इस वक्त सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो हुकूमत ने नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस इस वक्त नाफिजुल अमल की हुई हैं उन पर कम से कम सख्ती से अमल किया जाए। ये ना समझा जाए कि कोरोना चला गया है। मास्क पहनने के हवाले से जो हमारी कैंपेन चल रही है उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि मास्क पहनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैंपेन के साथ साथ हम सख्ती भी करेंगे। इस वक्त जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको वैक्सीनेटेड लोगों को अपने अंदर बिठाने की या अपने बिजनेस प्रेमिसेस में बिठाने की इजाज़त है, उनके लिए कमिश्नर साहब हम लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही अल्टीमेट एक सोल्यूशन है और आपने हर सूरत वैक्सीनेशन करानी है। दूसरी तरफ शहर में 30 जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनको बंद कर दिया गया, तो ये तो रुझान अल्टीमेटली लोगों का कम होता जाएगा। क्या वजूहात है इसकी?
लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हुए ये वो वैक्सीनेशन सेंटर थे जो स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स को वैक्सीनेट करने के लिए खुले थे जी। मिसाल के तौर पे किसी बैंक में वैक्सीनेशन सेंटर इसलिए लगाया कि उस बैंक के एम्प्लॉयज को उनकी तादाद ज़्यादा थी, उनको वैक्सीनेट करना मकसूद था। जब तमाम लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली तो ऑब्वियसली वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं रही, आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक कोल्ड चेन मैनेजमेंट की चेन होती है पूरी। अगर एक आधा कोई शख्स रह गया है तो उसको फिर किसी करीब सेंटर में आके वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। हमने ये ट्रेंड देखा कि ऐसे सेंटर्स जहां पर लोगों ने पिछले 1-2 हफ्ते में बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, हमने उन लोगों को अल्टीमेटम दे के कि आप 2 रोज़ के अंदर 3 रोज़ के अंदर अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें, ऐसे सेंटर्स को बंद किया है। अभी भी जब अगर किसी जगह पे कोई शख्स ये समझता है कि उसे वैक्सीनेशन सेंटर की मजीद जरूरत है तो वो वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर को ठीक है कमिश्नर साहब, हमारे पास वक्त कम है। एक आखिरी सवाल जो कि हर कोई जिसका जवाब जानना चाह रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं परसेंटेज एक बार फिर से शरह जो है शहर लाहौर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कोविड पेशेंट की, तो क्या लॉकडाउन के इम्कानात हैं या फिर टाइमिंग्स को महदूद किया जाएगा मार्केट्स की? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। मतलब अगर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो इवेंचुअली बात ने तो उधर ही जाना है, उसी तरफ जा रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम तमाम लोग मिलके आपके ताउन से, मीडिया के ताउन से, लाहौरियों के ताउन से ये इंश्योर करें कि चौथी लहर को आने से पहले डिफीट करें। हम ये जो पॉजिटिविटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमें अपनी SOPs में अमल दरामद करें, सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, अननेसेसरीली पुरजुम जगहों पर ना जाएँ। जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन पर अगर अमल दरामद करेंगे तो हम बिल्कुल इस लहर को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। हम सब के मुशाहिदे में ये बात इंटरनेशनल एविडेंस से आ गई हुई है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वो बहुत उसकी इन्फेक्टिविटी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे वेरिएंट्स की निस्बत, और सिर्फ एहतियात ही हमें इससे महफूज रख सकती है। ऑब्वियसली वैक्सीनेशन जो है वो इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तमाम लोगों को पहली फुर्सत में अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। किसी भी सेक्टर को अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर दरकार है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल की रेफरेंस से कि वो आप हमें वो बताइए, अपनी डिमांड उन तक पहुंचाइए। आपका कमेंट चाहिए। NCOC की जानिब से तमाम कमिश्नर्स को कहा गया है कि लाहौर को फॉलो किया जाए, इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमने कैंपेन चलाई ये बिल्कुल लल पीरियड में चलाई जिस वक्त थर्ड वेव बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और केसेस बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए थे ऑलमोस्ट। तो उस वक्त हमने ये कैंपेन चलाई और इस कैंपेन को पाकिस्तान में भी और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल पजीराई मिली है। और इंशाल्लाह ताला इसी कैंपेन की निस्बत हम इंश्योर करेंगे कि तमाम जो लोग हैं उनको हम न सिर्फ मास्क पहनाएं बल्कि उनको ये बताएं भी सही कि ये मास्क पहनना उनके लिए कितना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी हम सब की कामयाबी है कि लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन जो है वो इवेंचुअली पाकिस्तान वेयर्स मास्क कैंपेन के नाम इंशाल्लाह। और कमिश्नर साहब ये भी कहिएगा, आगे हमारे पास ईद का त्यौहार आ रहे हैं और इस पर ये कैंपेन क्या इसी तरह से जारी रहेगी? जी बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगी, न सिर्फ ईद पे, ईद से पहले, बल्कि मैं ये समझता हूँ जब तक तमाम लोग वैक्सीनेट नहीं करवा लेंगे तब तक हम ये जो मास्क वाली कैंपेन है इसको चलाई रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में मास्क आ गए हैं और भी लोग हमें डोनेट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मास्क लोगों को देते रहेंगे जब तक लोग मास्क पहनने की आदत मुकम्मल तौर पर। थैंक यू सो मच। और इस कैंपेन में, इस मुहिम में सिटी 42 आपके पेश हम कदम रहेगा ताकि ज़्यादा लोगों को हम भी महफूज बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल को लेकर खतरा जो एक बार फिर से मंडला रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इंतजामिया की हिकमत अमली क्या है, कमिश्नर साहब ने इस पर रोशनी डाली। एहतियात के अलावा नाज़रीन हल कोई नहीं, आप भी ज़रूर इस मुहिम का हिस्सा बने, मास्क ज़रूर पहने बाहर निकलते हुए। ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर की बड़ी मार्केटों के मसाइल जो हैं वो उजागर हम करते हैं और इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाते हैं कि जी इन मार्केटों के मसाइल को हल किया जाए ताकि ख़रीदार जो यहाँ पे जा रहे हैं अल्टीमेटली उनको भी सहूलियात मिल सकें। आज जिस मार्केट का हम जिक्र करने वाले हैं शहर की बड़ी और कदीम तरीन मार्केट है शाह आलम मार्केट, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए आते हैं, लेकिन इस मार्केट के मसाइल को कभी तरजीहात में हल नहीं किया जाता और अगर किया भी जाता है तो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग एक ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर तजावुज़ात भी वैसे ही होती हैं, ट्रैफिक के मसाइल भी वैसे होते हैं और इंतज़ामिया जो है इन मामलात को लेकर उस कदर हमें संजीदा नज़र नहीं आती। तो मार्केट में जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके मसाइल क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराती चलिए जी। सैयद अजमत अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि चेयरमैन हैं शाह आलम मार्केट, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट जिस तरह से कदीम है, बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, क्या कहना चाहेंगे, मार्केट के मसाइल क्या क्या हैं? देखिए जी, शाह आलम मार्केट दुनिया की, एशिया की एक बड़ी मार्केट है। उधर दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल मिलती है
तो वहाँ के मसाइल सबसे पहले तो इंक्रोचमेंट है वहाँ। इतना ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल जैम हो जाता है। इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा मसला है, लेकिन कहा यह जाता है, इंतजामिया कहती है और जो लोग ऑपरेशन करने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि जी खुद वहाँ पर ताजिर इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर कई कई फुट फट्टे लगा चुके हैं और उनसे रेंट भी वसूल किया जा रहा है। देखिए जी, वो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ ये काम करते हैं, तो जो यूनियन है, चेयरमैन बोर्ड है, सदर साहब हैं वहाँ के, वो उनको बारहा कई दफ़ा उनको कहा है कि भाई आप इसको अंदर करें, और जाके अंदर भी कराया है। लेकिन ये कुछ लोग अनासर हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर लोग इस तरह के नहीं हैं। वो सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है शाह आलम मार्केट, उधर जो ट्रैफिक की पार्किंग है, पार्किंग में लोग मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ वो पार्क करके आगे शॉपिंग के लिए जाते हैं। सबसे बड़ा मसला एक तो वहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनने चाहिए, जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट जो बढ़ जाती है वो गाड़ियों से भी बढ़ जाती है। कुछ लोगों ने सामान आगे किया होता है, लेकिन जब ये गवर्नमेंट को चाहिए उसको वॉच करना कि हर हफ्ते दूसरे तीसरे दिन जाएं, वहाँ विजिट करें, इंतज़ामिया उनको पीछे कर सकती है। ये दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को हर हफ्ते चाहिए, नॉर्मली क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से गवर्नमेंट के पास जब कोई शिकायत लेके जाता है, गवर्नमेंट जब आ जाती है वहाँ पे, अच्छा, तो उसके बाद वो फिर हो जाती है। तो मैं उनसे यही इल्तमास करता हूँ, क्या ऑप्शन होनी चाहिए, क्या हैवी फाइन्स करने चाहिए, उनकी प्रीमिसेस बंद करनी चाहिए, दुकानों को सील कर देना चाहिए, जुर्माने किए जाएं जो ये इस तरह के काम करते हैं। सर उस पर भी तो फिर ताजिर ही इकट्ठे हो जाते हैं ना और एहतजाज शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये ताजिर हमेशा बुरे दोस्त के साथ नहीं चलेगा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ताजिर जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा होता है, वहाँ उसे अच्छी अर्निंग हो रही होती है, तो वो चाहेगा कि उसका रास्ता क्लियर हो, तो उसका ग्राहक से जो है ग्राहक आगे तक आए। इंक्रोचमेंट आपका एक बहुत बड़ा मसला है, और उस पर इंतजामिया को आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए। ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए, उसको जो ब्रांडे हैं उसको क्लियर रखें, इंक्रोचमेंट को ख़त्म की जाए। सबसे बड़ा मसला वो ट्रैफिक निज़ाम है वहाँ पे पार्किंग प्लाजा गवर्नमेंट ने। आपने ट्रैफिक की निशानदेही की, ट्रैफिक वार्डन्स हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं, ट्रैफिक फिर भी कंट्रोल नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती ना कि ट्रैफिक जो सड़कें हैं वो तंग है, जो गाड़ियां अंदर जाती हैं शॉपिंग के लिए, जो लोग आते हैं। सर आपके यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है ना कि पार्किंग की कोई स्पेस नहीं है, जहाँ मर्जी लोग अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें छोड़ के चले जाते हैं। तो इस पर आपने इंतजामिया को कभी शिकायत की है कि प्रॉपर पार्किंग का इंतजाम होना चाहिए? जी, वहाँ पे ये लाहौर के अंदर 9 पार्किंग प्लाजे अप्रूव्ड हुए हैं, जिसके अंदर शाह आलम भी आता है, और भी लाहौर के कई, अकबरी है, जैसे शाह आलम है, ऐसे कई जगह पे उन्होंने प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं किए गए। वो पार्किंग प्लाजे हमें दिए जाए, जबकि स्पेस पड़ी है वहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं, ताकि ये जो इंक्रोचमेंट, जो ट्रैफिक जाए, इसका निज़ाम ठीक होगा तो ये एरिया खुद ही चल पड़ेगा। अच्छा जी, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं जी, और वहाँ पर धड़ल्ले से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? ये इंतजामिया रिस्पॉन्सिबल है। लाहौर आपने कभी निशानदेही की है कि ये पार्किंग स्टैंड गैर कानूनी है? जी बिल्कुल, हमने भी इंतजामिया को बताया कि वहाँ शादमी में भी कई जगह ऐसी हैं और दूसरी इलाकों में भी। कभी नहीं पहुंची गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड? इंतजामिया देखिए, हम कहते हैं इंतजामिया, अब क्या कह सकते हैं, वो आती है और देख के चले जाते हैं, अमल नहीं करते हैं उस पर। जो ठेकेदारों को उन्होंने ठेके दिए हुए हैं, वो पता नहीं 1 नंबर ठेके हैं, 2 नंबर ठेके हैं, वो पैसे लेके वसूल करके जेब में डालते हैं, और वो ताजरों की सहूलत के लिए कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं ठीक। वो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती हैं, वो किस लोगों की गाड़ियाँ वहाँ आके खड़ी है। डी पॉइंट में जैसे एक पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, मैंने उनको एक सजेशन दी थी, भी आप एक दुकान, एक ही पार्किंग प्लाजे का बार-बार, वो एंड में है, उसके अंदर एक दुकानदार आता है, वो अपनी गाड़ी खड़ी करता है और सारा दिन 50 रुपए के अंदर सारा दिन गाड़ी खड़ी रहती है। तो मैंने गवर्नमेंट से कहा था कि भी गाड़ी आए, दुकानदार की ड्राइवर छोड़ के चला जाए, शाम को आके ले जाए। उसके अंदर क्या होगा, सहूलत जो है ना हमारे ग्राहक को मिलेगी, वो आएगा, गाड़ी पर खड़ी करके परचेजिंग करे और वापस ले जाए, उसका पर आवर उसका रेंट लिया जाए। अच्छा, एक ये ब्लेम गेम है, इंतजामिया कहती है कि ताजिर नहीं सुनते हैं, पार्किंग के मसाइल हों, इंक्रोचमेंट के मसाइल हों, ये ताजिरों के अपने खुद साख्ता बनाए हुए इश्यूज़ हैं, यही लोग जो हैं इन चीज़ों को हवा देने वाले हैं, यही लोग माफिया हैं। आप कहते हैं कि इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है। हमसे आके डिस्कस करें, हम शाह आलम में बैठे हैं, हम उनको सजेशन देते हैं कि भाई आपको हमने पहले भी बताया कि पार्किंग प्लाजा बना है डी पॉइंट, यहाँ पे सारा दिन एक बंदे की गाड़ी ना खड़ी हो, पर आवर जैसे लिबर्टी में है, पर आवर रेंट लेते हैं, वो 1 घंटा खड़ा हो इतने पैसे, 2 घंटे, उसमें गवर्नमेंट की भी इनकम होगी
और ताजर को भी और जो आने वाले हमारे ग्राहक हैं जो उनको सहूलत मिलेगी और ट्रैफिक का निज़ाम भी चलता रहेगा। और ये अब गवर्नमेंट को चाहिए इसके पर अमल कराएं। अच्छा जी, बारिशें हो रही हैं, एक बड़ा मसला जो है बेहंगम तारे दुकानों के ऊपर लटक रही हैं। बिल्कुल, और अल्लाह ताला रहम करे, ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है जो 24 घंटे आप अपनी दुकानों के सर पे लिए बैठे हैं। इसके लिए क्या कभी आपने लेस्को को शिकायत? देखिए जी, लेस्को को मैंने पीछे भी कहा था कि लेस्को के पास लेस्को चीफ साहब मेरी मीटिंग होनी है, पीछे मैं गया था तो उनसे मीटिंग नहीं हो सकी। हमने जो तारे वहाँ लटकी हुई देखिए आपने बेहंगम तरीके से जाल बना हुआ है। अभी पीछे रंगमहल में हमारे, और ये पूरी वॉल्ट सिटी का, पूरे अंदरून शहर का यही हाल है। अभी हाल ही के अंदर पिछले माह हमारे एक प्लाजा में आग लग गई है गारमेंट्स मार्केट में, वो पूरा प्लाजा जल के रहा हो। वो करोड़पति था, वो बेचारा फारिग हो गया अपने कारोबार से, वो यही शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। सर अब ये तो ठीक है, चीज़ के लेस्को को फौरी इकदाम करने चाहिए, वहाँ पर इंतजाम करने चाहिए, बेहंगम तारों को ठीक करना चाहिए, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने भी एज सच कोई फायर सेफ्टी इकदाम नहीं कर रखे। मतलब अपनी जिंदगी तो हर किसी को प्यारी है, अपना कारोबार तो हर किसी को प्यारी है। हमने अब प्लाजो में फायर सिस्टम लगाने की उनको आह्वान कर दिया है कि जो भी बंदा वहाँ पे अपने, अब ऐसा मौसम है शॉर्ट सर्किट के खुदा ना खास्ता वाकयात हो जाएं और आपके पास कोई सेफ्टी इकदाम ना हो, उसमें आप इंतजामिया को कोसने से, लेस्को को कोसने से अपनी कोशिश तो करें ना। हम अपनी कोशिश अब शुरू कर दी हमने ना कि जो प्लाजा बन रहा है, जो शॉप्स बन रही है, उन पर फायर सिस्टम लगा रहे हैं। इंतजामिया से हमारी यही अपील है कि वहाँ पे जैसे रेस्क्यू वाले हैं, अब गाड़ियाँ आती हैं फायर ब्रिगेड, वो कहाँ से आती हैं, जब तक आती हैं गलियाँ तंग हैं, वहाँ पे उनको पहुँचने में दिक्कत होती है। हमने उनको कहा है कि यार हमें एक पॉइंट दे दिए जाएं जहाँ पे आप वाटर वहीं से लें और वहीं से यूज़ कर लें। वहाँ पे एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाए जहाँ यूनिट बन जाए कि जहाँ से गाड़ी आए, गाड़ी पानी ख़त्म हो गया वहाँ से लगाएं, उसको फायर को बुझा लें। वहाँ इसी जगह, इसी वजह से फायर जो है ना तेज़ हो जाती है आग। अब एक गाड़ी जाती है, बाद में आती है, तो इतने आते आते वो शोले फिर भड़क पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ ये निज़ाम भी हो कि जगह जगह पॉइंट बन जाए पानी के, जैसे आग लगे, खुदा ना करे ऐसा वाक़या हो तो उसको बुझाया जाए जब फौरी, जबकि गाड़ी आने जाने में आधा घंटा ले लेती है। सही। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे, वापडा का बहुत बड़ा मसला है। अब वहाँ आपको पता है एसी हर दुकानदार ने लगाए हुए हैं। वहाँ के ट्रांसफार्मर मिसाल है 200 केवी की कैपेसिटी, बिल्कुल वहाँ पे चाहिए 400 केवी का, तो हमें वो चेंज कराना है। हमने ये भी दरख्वास्त दी है। सही। तो इन तमाम तर मसाइल को लेकर आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ किस कदर मुतासिर हो रही हैं, ग्राहक का आना किस कदर कम हो चुका है, इंतजामिया के लिए मैसेज आपका क्या होगा? जी मेरा यही अपील है इंतजामिया से कि ये हमारी जितनी मामले उनको हल किया जाए, वापडा को भी ऑनलाइन किया जाए, रेस्क्यू को भी ऑनलाइन किया जाए, कॉरपोरेशन को भी ऑनलाइन किया जाए, और जितने भी इदारे हैं ट्रैफिक को भी ऑनलाइन किया जाए, ताकि वहाँ पे एक विजिट रहे, हर हफ्ते ना रहे, 15 दिन में रहे, ताकि जो ये मामला है हमारे हल किए जाए। चाहे वो रेस्क्यू है, चाहे वो वापडा है, चाहे वो दीगर इदारे हैं। इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इतनी बड़ी मार्केट के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तो ग्राहक ऑब्वियसली वहाँ पर कम आएगा। इतनी रश वाली जगह पर जहाँ इतने सारे मसाइल होंगे तो फिर अल्टीमेटली कारोबार भी मुतासिर होगा। एक हमारे पास वहाँ जगह भी पड़ी है, मौजूद है, वह हम चाहते हैं रेस्क्यू अपना एक स्टेशन बनाए। अंदरून शहर में कहीं रेस्क्यू का स्टेशन नहीं है, शालम में जगह पड़ी है, वहाँ पे एक रेस्क्यू, यानी आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इंतजामिया की कोशिश दरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।